गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवन सिंह भड़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम जीएससी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तहे दिल से स्वागत है। आज हम टारगेट है हमारा पंचायत राज व्यवस्था को आगे बढ़ाना, यानी उसके बारे में पढ़ना और पटवारी में आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना, जो कि बिल्कुल मेन लक्ष्य है। तो सभी छात्र जुड़ जाएं, जो भी छात्र हैं सभी का जीएसएम जीएससी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था। क्या बात करने वाले हैं मेरे प्यारे छात्रों? पंचायती राज व्यवस्था। तो हमें ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, क्या ध्यान रखना है? पंचायती राज जो व्यवस्था है जिसमें हम बात करते हैं ग्राम स्वराज की, जिसमें हम बात करते हैं ग्राम स्वराज की, यानी कि गांवों को किस प्रकार से वो अधिकार दिए जाएं जिससे गांव में आम जन का कल्याण हो सके। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे आदर्श हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे कि हम बात करें तो बापू जी का ये कहना था, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, मैं इनको अपने चैनल के माध्यम से और अपनी ओर से मैं इनको नमन करता हूँ, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि महान क्रांतिकारी, महान दार्शनिक, महान समाज सुधारक, सारे गुण एक्टिवेट हैं सर के अंदर, और जितना कहें उतना कम है। तो भैया इन्होंने ही सबसे पहले ग्राम स्वराज की बात की। किसकी बात की इन्होंने? ग्राम स्वराज की बात की इन्होंने। ठीक है, इनका ही सपना था कि गांव को वो अधिकार दिए जाएं जो उनके विकास में आगे लेकर जाएंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई महात्मा गांधी जी के द्वारा ग्राम स्वराज की बात की गई। इसलिए ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश के अलावा हम बात करें भारत के अंदर पंचायत के जितने भी चुनाव हुए 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुए 1959 से। लेकिन ये तो वर्तमान कंडीशन है, इसके लिए हम अतीत में जाना चाहेंगे, यानी कि प्राचीन काल में क्या व्यवस्थाएं थी उसको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम बात करें इसमें कि अतीत में क्या व्यवस्थाएं थी, इसके सुधार हेतु, यानी कि प्राचीन काल में क्या व्यवस्थाएं थी, फिर हम बिल्कुल आज के काल में भी आएंगे। चलो, जैसे कि हम बात करें इसमें सबसे अच्छी ग्रामीण व्यवस्था चोल काल में देखने को मिलती है। सबसे अच्छी जो ग्रामीण व्यवस्था है वो हमें चोल काल में देखने को प्राप्त होती है। जैसे कि हम बात करें चोल काल में एक उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख, चोल काल में हमें एक उत्तर मेरूर अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में हमें ये जानकारी मिली है और सभा के बारे में, और सभा के बारे में हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। किस अभिलेख में जानकारी प्राप्त हुई मेरे प्यारे छात्रों? तो वो है उत्तर मेरूर अभिलेख। किस काल का है ये? तो ये है आपका चोल काल का, यानी कि चोल डायनेस्टी में जो राजा हुए, जैसे कि विजयालय, जैसे कि हम बात करें राजराज प्रथम, विजयालय हो या हो राजराज प्रथम, यानी इनके समय, राजराज प्रथम के समय गांवों को इतने अधिकार थे कि ये लोग टैक्स वसूलते थे और उस टैक्स से जनता का विकास करते थे। यानी आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय इतिहास में सबसे अच्छी ग्रामीण अर्थव्यवस्था या हम बात करें पंचायती राजों का विकास सर्वाधिक किस काल में हुआ, तो हमें बिल्कुल झंडा गाड़ देना है। वो काल कौन सा है? चोल काल। ठीक है, किस अभिलेख में जानकारी प्राप्त हुई है हमें? तो इसके लिए हमें चलना है उत्तर मेरूर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है मेरे प्यारे छात्रों? उत्तर मेरूर अभिलेख। क्या नाम था उस समय? और सभा, या हम कहें समिति, ये इस नाम से हमें जानकारी मिली है। और इनको वो सभी अधिकार थे, टैक्स लगाना, टैक्स वसूलना और आम जन का कल्याण करना, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये हम बात कर रहे हैं चोल काल के बारे में।
तो आप सभी छात्रों को कमेंट करके बताना है कि सबसे अच्छी ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस काल में देखी गई। तो आपको इसका जवाब कमेंट में देना है, मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। जैसे कि हम बात करें उत्तर मेरु अभिलेख के बारे में, तो किस काल से संबंधित है? चोल काल से संबंधित। उम्मीद है सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि चोल काल के बाद आगे व्यवस्थाएं किस प्रकार से चली, आगे व्यवस्थाएं किस प्रकार से चली। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चूंकि हमें प्राचीन काल का जानना है, तो बेटे ध्यान रखना कि विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य था। तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना ध्यान रखना है 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की। कब की बेटा? तो 1336 में की। इस समय शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये क्या था? दिल्ली का सुल्तान। तो इसके समय किसकी स्थापना की गई? विजयनगर साम्राज्य की। कब? 1336 में। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। अब आप सोच रहे हैं कि सर इस पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये तो पंचायत से कोई मैटर नहीं इसका। बिल्कुल है संबंध। क्यों? क्योंकि बेटा ये ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य में जो एंगर व्यवस्था थी, एंगर व्यवस्था थी, ये किसका रूप है? ये भी ध्यान रखना, स्थानीय सुशासन का ही रूप। इसका रूप है मेरे प्यारे छात्रों, ये है स्थानीय सुशासन का एक रूप है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हमें स्थानीय सुशासन के प्रमाण या साक्ष्य हमें किस काल में देखने को मिले हैं, तो दूसरा नंबर आता है विजयनगर साम्राज्य। पहला आपको मैंने बताया था चोल डायनेस्टी, और दूसरा कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य। सारे पॉइंट ध्यान रखना। इसमें हम बात कर रहे हैं एंगर व्यवस्था की। जो एंगर व्यवस्था है इसे उस समय हम स्थानीय सुशासन के रूप में देख सकते हैं। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे कि आगे हमें कहां पर ऐसे साक्ष्य देखने को मिले हैं जिससे हमें ये लगे कि स्थानीय सुशासन की बात हो रही है। चलो भाई, तो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। अब आप सोच रहे हैं कि गांधी जी को क्यों लगा के रखा आपने? तो ये गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं और इनका हम सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए हमें। चलो, अब हम बात करते हैं कि आगे हमें कहाँ साक्ष्य मिले हैं स्थानीय स्तर पर सुशासन के। तो हम बात करें अकबर के समय। अकबर के समय जो भूराजस्व के क्षेत्र में, भूराजस्व के क्षेत्र में जो देसाला पद्धति थी, देसाला जो पद्धति थी जिसको टोडरमल के द्वारा विकसित किया गया, टोडरमल के द्वारा विकसित किया गया देसाला पद्धति को। ठीक है, तो ये साक्ष्य कब की? 1580 की। तो बेटा ये ध्यान रखना हमें कि 1580 में अकबर के समय जो ग्रामीण स्तर पर जो लोगों को अधिकार दिए गए वो भी कहीं ना कहीं इस ओर की ओर, इस क्षेत्र की ओर इशारा करते हैं कि आम जन को कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर अधिकार दिए गए। तो हमें ध्यान रखना है कि 1580 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भूराजस्व के क्षेत्र में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। तो इसे हम कहते हैं अकबर के द्वारा अपनाई गई थी देसाला पद्धति 1580 में। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, पेपर का आउट क्वेश्चन है, आ सकता है पटवारी एग्जाम में। ठीक है भाई।
इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना अकबर की भू राजस्व पद्धति, जिसमें हम बात करते हैं देसाला पद्धति के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे, क्योंकि बढ़ना जीवन है और जीवन के आगे सब कुछ है। मेरी बात को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलें और आगे बढ़ते चलें। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसमें, अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो देखो ध्यान से, आगे क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। तो इस एक्ट में ध्यान रखना, ग्रामीण स्तर पर जमींदारों को अधिकार दिए। जमींदारों को क्या दिए गए? यानी कि जमींदार को अधिकार मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्रामीण का जो प्रमुख है, गांव का जो प्रमुख है, जैसे आज सरपंच है, वो आपकी जब भी हमें कोई समस्या आती है कि जैसे हमारे नाली बनवानी है या रोड डलवाना है, तो किसी के पास आवेदन देते हैं हम जाके? तो हम कहते हैं भाई सरपंच साहब से, सरपंच देगा अपने ऊपर जनपद को, जनपद देगा जिला को, और आपका काम हो जाता है। तो उसी प्रकार हम बात करें कि जो जमींदारी व्यवस्था थी, यानी कि जो भी ग्रामीण जन को कोई भी समस्या है वो किसके पास जाते थे? जमींदार के पास। हालांकि जमींदारों ने शोषण किया उस समय, आम जन का बहुत बड़े स्तर पर शोषण किया, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो हुई, यानी कि छोटे स्तर पर सही, ग्रामीण स्तर पर वो अधिकार तो दिए गए जिससे आम जन का कल्याण हुआ, परंतु शोषण भी हुआ उसमें। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें ध्यान रखना है कि रेगुलेटरी एक्ट में भी कुछ इस प्रकार के हमें प्रावधान देखने को मिले हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं इसमें और आगे, क्योंकि हमें स्टेप टू स्टेप बढ़ते रहना है, तभी तो हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। जैसे कि हम बात करें, क्योंकि पंचायती राज को हम कम से कम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, क्रम बाय क्रम। चलो, तो अब हम बात करें इसमें आगे, तो हमें ध्यान रखना है 1882 में लॉर्ड रिपन के समय, किसके समय? एक गवर्नर जनरल थे, नाम क्या है? लॉर्ड रिपन। तो जो लॉर्ड रिपन है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया, अधिनियम बनाया गया। इसलिए भारत में इसे क्या कहते हैं? पंचायतों का मैग्ना कार्टा है। यानी कि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है भारत में, यानी कि हम बात करें भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है, कौन है मेरे प्यारे छात्रों? जनक। तो किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। दोबारा देख ले मेरी बात को, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया, जिसमें ग्रामीण स्तर पर शासन के द्वारा अधिकार दिए गए। जब पहली बार अधिकार मिले इतने बड़े स्तर पर, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? तो मैग्ना कार्टा से तात्पर्य है कि एकदम क्रांति आना, किसी क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाना। तो ये बदलाव आया, कब लाया गया? तो ये ध्यान रखना है, ये मैग्ना कार्टा यानी कि हम कह सकते हैं 1882 में। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। बताएं मेरे प्यारे छात्रों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? कमेंट करके जवाब दें। मैं सबकी कमेंट पढ़ रहा हूं, आप कमेंट करके जवाब दें। चलो, इसके अलावा चलो मैं लगे हाथ एक कहानी सुना देता हूँ, जो मेरा हमेशा से ही आनंद की अनुभूति रही है मुझे उस फील्ड में। चलो तो देखो ध्यान से, मैं
बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी के द्वारा जो ग्राम स्वराज के बारे में जो उनका मानना था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो ग्राम स्वराज के बारे में उनका ये कहना था कि ग्रामीण स्तर पर अगर आप एक आप ये देखें, देखो 1993 से लेकर आज हम पहुंच गए 2022 में, मात्र 29 साल में ऐसा क्या हुआ कि ग्रामीण स्तर पर जो हमें विकास देखने को मिल रहा है। आज आप देखें, ईमानदारी से अपने गांव जाना, अब आपको गांव में नालियां मिलेंगी सीमेंटेड, गांव में आरसीसी के रोड मिलेंगे आपको। मोदी जी की जो योजना है जल जीवन मिशन योजना, उसके तहत आपको अब तो घर घर नल फिटिंग हो गया। ये विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उनको पंचायतों को पूरी ताकतें दे रखी और लगातार ये ताकतें बढ़ती जा रही। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है आज वो सरपंच के माध्यम से बनाया जाने लगा। हो सकता है कि आगे चल के मूल्यवासी कोई बना के दे। क्यों? क्योंकि ये बताओ, गांव का बंदा 60 किलोमीटर दूर क्यों जाएगा जिला मुख्यालय? वो तो मात्र सरपंच के पास जाएगा ना, 4 घर छोड़कर, उसे कहेगा भाई ये आवेदन है मेरा चरित्र तुम्हें पता है, वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा चरित्र बना के दे दो। तो उन्होंने बना के दे दिया। उसने कहा मेरी आय बना के दे दो, तो आपको मेरी आय सबसे ये बताओ, एक तहसीलदार को पता हो सकता है कि इस बंदे की आय कितनी है? क्योंकि तहसीलदार साहब जो हैं वो क्या हर गांव में जाकर पता कर सकते हैं कि इस बंदे की इतनी इनकम है, इसकी इतनी इनकम है? वो तो जो हमने आवेदन दे दिया, उन्होंने उस पर टाइट लगा दिया, बन गया आय प्रमाण पत्र, बनेगा जाति प्रमाण पत्र, किस जाति से लगा दी, कागज बन गया। लेकिन जो गांव का जो सरपंच है और उसे ही सारे अधिकार दे दिए हैं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आय, ये सब वो बनाने लगेगा ना, तो उसे सब पता होगा कि किस जाति का है, कितनी इनकम है, क्या कमाता है, क्या नहीं कमाता। सरपंच से ज़्यादा कोई नहीं आ सकता गांव के लेवल पर, मुझे बताएं। और आप मेरी बात से सहमत हो बिल्कुल, जय हिंद जय भारत लिखें। और मैं कहीं भी गलत हूं तो बिल्कुल उसका जवाब दें मुझे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पंचायतों को जितना अधिकार दिया जाएगा, ये चीज मैंने नहीं कहा, ये हमारे महान समाज सुधारक महात्मा गांधी जी का कहना है कि अगर आप इन्हें अधिकार देंगे ग्रामीण स्तर पर तो विकास होना निश्चित है। और आप देख भी रहे हैं विकास हो रहा है गांव स्तर पर। तो हमें ध्यान रखना है कि स्थानीय संसाधन विधायक किसे कहा जाता है, तो आपको लगाना है लॉर्ड रिपन कुमार। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे छात्रों? अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है और जीवन के आगे सब कुछ है। चलो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। चलो तो हम बात कर रहे हैं इसमें कि आगे क्या था। तो बेटे ध्यान रखना, तो आगे आया मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सुधार आया? मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये आया कब? 1919। क्या आया बेटा? 1919 में। तो इसमें क्या था भाई बेटा? ध्यान रखना, अगर आप मेरी क्लास कवर करते हैं ना तो सिंगल क्वेश्चन पंचायत का गलत नहीं होने दूंगा, ये मैं ठोक के विश्वास दिलाता हूँ आपको, ठीक है भाई। तो 1919 में क्या पावर दी गई? तो 1919 में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। यानी कि मतलब क्या हुआ? प्रांत मतलब राज्य। अब राज्य में ताकतें दो भागों में बट गई। जैसे वर्तमान में देख लो आप, विधानसभा और पंचायत, यानी विधानमंडल और पंचायत। जैसे आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, सरपंच यानी कि विधानसभा में विधायक बनते हैं, ठीक है, और पंचायतों में सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य ये सब बनते हैं, ताकतें अलग है। लेकिन इस समय ये वर्तमान कंडीशन है। लेकिन इन्होंने क्या किया था? प्रांतों में दो शासन लागू कर दिया और ग्रामीण क्षेत्र को हस्तांतरित विषय में रखा गया। हस्तांतरित विषय में रखा गया। किसमें रखा गया? हस्तांतरित विषय में। मतलब इनके लिए नियम
ग्रामीण स्तर पर ही बनाए जाए। गवर्नर की जो परिषद थी, जो कार्यकारिणी परिषद थी, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए कि किस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, मतलब प्रांत के अंदर दो, यानी हम ये कह सकते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का क्या तात्पर्य है? एक से अनेक हाथों में सत्ता को सौंपना। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, और जिसमें किस विषय को लागू किया गया? हस्तांतरित विषय, ठीक है, यानी पंचायतों को किस में रखा गया? हस्तांतरित विषय में, जिससे क्या हुआ कि पहली बार पंचायत स्तर पर कार्य किए गए। यहाँ तक क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाफट सभी छात्र, और बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ते रहें। चलो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे, क्योंकि जीवन है अपना आगे बढ़ना। चलो अब हम बात कर रहे हैं भाई, आप लोग जो भी मेरे सहपाठी हैं और जो भी मेरे छात्र हैं वो ध्यान से सुने। 1935 का एक्ट था। इस एक्ट में क्या हुआ? 1935 के एक्ट में जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसे हटाकर कहाँ लाया गया? केंद्र में द्वैध शासन लाया। केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया, परंतु राज्यों को यानी कि प्रांतों को हम कह सकते हैं स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता मतलब उन्हें वो अधिकार दिए गए जिसमें वो आराम से अपने प्रशासन को चला सकते हैं। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण ही तो हो रहा है, धीरे धीरे सही, लेकिन विकास जारी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ध्यान रखना है कि 1935 एक्ट में केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया और प्रांतों में को स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता से मतलब ये है कि वो अपने बहुत से कार्य ऐसे थे जो स्वयं निर्णय ले सकते थे। वो आप देख सकते हैं 1937 में 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में फुल बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी। यानी कि कांग्रेस की सरकार को वो अधिकार मिल गए जिससे वो आम जन का कल्याण कर सकते थे। इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिल्कुल सभी पॉइंटों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलें और आगे बढ़ते चलें, क्योंकि आगे बढ़कर ही हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलो अब हम बढ़ते हैं और अब हम बात कर रहे हैं इसमें, ये हैं समाज सुधारक, देश के विधि कानून मंत्री, देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर ये हैं देश के पहले कानून मंत्री, यानी कि विधि मंत्री थे। तो इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना था, क्या कहना था उनका? तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना था कि जो भी आप पंचायतों को दिखा दे, देखो मेरी बात सुनो, एक और है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का ये कहना है कि ग्राम स्वराज को पूरी पावर दी है, और उसके उलट बाबा साहब का कहना है कि ग्राम को ताकत देने से सामंती व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, सामंती व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यानी तो हमें कह सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। क्यों हो गए अपोजिट? तो उसको ध्यान सुनना मेरी बात। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहना है कि पंचायतों को ताकत देना, सामंती व्यवस्था को बढ़ावा देना, तो ये इसके खिलाफ थी पंचायती राज व्यवस्था। और महात्मा गांधी इसके क्या थे? समर्थक थे। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, ये सब ग्राम व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इसके
विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते थे कि अगर इसको और पावर दे दी गई तो गांव में क्या होगा, सामंती व्यवस्था को दोबारा से बढ़ावा दिया जाएगा। ये किसका कहना था, बाबा साहब अम्बेडकर का। ठीक है, तो अब इसलिए क्या हुआ कि दोनों महान समाज सुधारक हैं, मैं इनका भी बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ, तहे दिल से सम्मान करता हूँ कि उन्होंने उस काल में 32 डिग्रियां की थी। कितनी डिग्रियां की थी भैया, जो आज के युग में भी कोई नहीं कर पा रहा। इन्होंने 32 डिग्रियां की, और ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची थी विश्व के अंदर जहां से इन्होंने डिग्री ना ली हो, वो भी मास्टर डिग्री, बैचलर नहीं, मास्टर डिग्री। ठीक है भाई, पीएचडी की डिग्री। तो मैं इनका भी बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे लिए दोनों ही सम्मानजनक हैं, और दोनों का ही मैं बड़ा तहे दिल से सम्मान करता हूँ, क्योंकि भाई मैं शिक्षक हूँ और ये भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं पढ़ाई के मामले में। तो भैया मैं इनको गुरु भी कह सकता हूँ अपना, क्योंकि भैया बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। ठीक है भाई, तो इसके कारण क्या हुआ, देखो, तो इसके कारण ये हुआ कि दोनों में गतिरोध है। एक समाज सुधारक ने कहा कि भाई पंचायत को ताकत दी जाए, एक ने कहा ताकत नहीं दी जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पंचायतों को ताकत मिलना तो मुश्किल ही है, बीच में रखा जाएगा। तो क्या हुआ कि संविधान का जब निर्माण हुआ, संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें बेटा ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 40 के तहत रखा गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन रखा गया, ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या रखा गया, ग्राम पंचायतों का संगठन। यानी कि इन्हें किस में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है, और किसके अंतर्गत रखा गया, नीति निर्देशक तत्व एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब आप जानते हैं कि नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, इनमें ही ध्यान रखना, इन पर नियम बनाए कानून, यानी इन पर नियम राज्य बनाए या ना बनाए, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए आप कोर्ट किसी भी हालत में नहीं जा सकते। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है, इसमें पंचायतों को किसमें डाल दिया गया, नीति निर्देशक तत्व में। इसके कारण पंचायतों का किसी का ध्यान ही नहीं गया कि पंचायतों का विकास करते हैं। अगर इसको मौलिक अधिकार रख दिया जाता तो ध्यान जाता, चूंकि किसमें रखा गया, नीति निर्देशक तत्व, इसमें हम कोर्ट नहीं जा सकते, ना हम कोर्ट जा सकते और ना ही इन पर कोई नियम बन रहा है। तो इसलिए इनको पेंडिंग में डाल दिया गया, पंचायतों का कोई विकास नहीं। तो हमें ध्यान, संविधान में कहाँ उल्लेख है, 40 में, किस भाग में, 4 में है, और किसके अंतर्गत रखा गया है, तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। अब हम बढ़ते हैं इसमें और आगे। चलो आगे क्या होगा भाई, तो हम आगे देख लेते हैं भाई। तो बेटा क्या हुआ इसमें, 2 अक्टूबर की बात है, 2 अक्टूबर 1952 के.एम. मुंशी की देखरेख में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चालू किया। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था, देखो महात्मा गांधी जयंती भी चालू कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे ग्राम स्वराज, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में चालू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इसमें ये लक्ष्य रखा गया कि ग्रामीण स्तर पर हम विकास करेंगे। क्या करेंगे, ग्रामीण स्तर पर हम विकास करेंगे। ठीक है, तो जो विकास है, तो वो विकास तो हुआ नहीं, उल्टा ये योजना फेल हो गई, ये योजना असफल हो गई। क्या हो गई, असफल हो गई। जब योजना असफल हो गई तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जब योजना ही असफल हो गई तो इसकी जांच की गई। तो इसकी जो जांच की किसने, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी क्या की, जांच की। तो इस समिति की जो जांच है ना,
इस समिति की जांच के आधार पर ही आगे चल के पंचायतों को चुनाव कराए जाएंगे, जो कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ बेटा, तो हमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो बलवंत राय मेहता समिति है, ये समिति बनी कब, 1957 में। रिपोर्ट कब दी इसने, 1958 में। और इसको स्वीकार कब किया गया, तो इसे ध्यान रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 1958 में स्वीकार कर लिया। और ये ध्यान रखना है, राजस्थान में 1958 में पंचायती राज विधेयक लाया गया। पंचायती राज विधेयक लाया गया कब, 1958। कहां पर लाया, दोबारा देख लो, बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई, 1957 में। रिपोर्ट कब दी, 1958 में। इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में पहली बार पंचायतों को क्या दिया गया, संवैधानिक मान्यता। ठीक है भाई, अब हम बढ़ेंगे इसमें आगे, ध्यान सुनना। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय जो मेहता समिति है, इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, क्या कहा इस रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट में 3 बातें कही उन्होंने कि पंचायत के चुनाव 3 स्तर पर, कितने स्तर पर हूं, 3 स्तर, 3 स्तर, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला, यानी 3 स्तर पर करेगा। ठीक है, चुनाव। ठीक है बेटा, इसके अलावा हम बात करें और क्या कहा इन्होंने कि चुनाव कैसे हो, निर्दलीय। कैसे हो चुनाव, निर्दलीय। चुनाव कैसे होना चाहिए, निर्दलीय। कितने स्तर पर होना चाहिए, 3 स्तर पर। ठीक है, ये सिफारिश जिसने की बलवंत राय मेहता समिति ने, तो इसकी सिफारिशों को मान लिया गया। तो जब सिफारिशों को मान लिया गया तो आगे चल के 2 अक्टूबर 1959 इस डेट को राजस्थान के नागौर में, पंचायत के क्या हुए, चुनाव। इसके अलावा 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर, मेरा महबूब आया, महबूब नगर, क्या हुए, महबूब नगर में एक विकास खंड है जिसका नाम है साध नगर विकास, साध नगर विकास, यहां पर चुनाव कराया गया। तो ये ध्यान रखना, देखो 2 अक्टूबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया, 2 अक्टूबर को राजस्थान के 1959 में राजस्थान के नागौर में पंचायत के पहली बार चुनाव कराए। दूसरी बार कब हुई, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में साधनगर विकास खंड में पहली बार पंचायत के चुनाव कराए। यानी ये हुए पंचायत के पहली बार चुनाव। ठीक है, चूंकि हम पंचायत को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, अभी ये फर्स्ट पार्ट है जो मैंने आपको सिर्फ ये कराया कि प्राचीन से उठाकर आपको पंचायत के पहले चुनाव करवा दिए। आगे के 2 पार्ट और आएंगे इसमें, तब जाके पंचायतें अपनी कंप्लीट होंगी। जो भी छात्र जुड़े उस सभी का धन्यवाद करता हूं मैं, और चैनल को लाइक करने के लिए आप लोगों से भैया निवेदन करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।